2014 में जो पिछली बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था 2014 में, उसमें मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए हुए थे, उनकी चर्चा हमने इससे पहले के वीडियो में कर ली है। ठीक है दोस्तों, उसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए थे, उनको हमने सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको सॉल्व कर दिया है। अब 2014 प्रवक्ता स्क्रीनिंग में रीजनिंग का जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है 15 क्वेश्चन का, उसको आज हम यहाँ पे डन करेंगे। 2014 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से चैप्टर से आए थे, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका नाम है प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2014 में रीजनिंग सॉल्व पेपर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया हुआ है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कंपैरिजन से आया हुआ है तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि राम श्याम की तुलना में अधिक धनी है, परंतु सोहन जैसा धनी नहीं है, और रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, तो श्याम है, तो इनमें से चुनना है। तो कैसे, देखो यहाँ देखो क्या बोलता है, राम जो है, राम ज्यादा अमीर है किससे, श्याम से, पहली बात ये हो रखी है। किंतु क्या बोलता है, किंतु जो राम है सोहन जैसा धनी नहीं है, मतलब सोहन इससे ज्यादा धनी है, सोहन राम से ज्यादा धनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलता है, और रमेश की तुलना में अधिक गरीब है। जो ये राम है रमेश से कम धनी है, मतलब रमेश ज्यादा धनी है किससे, राम से। तो यहाँ पर क्या बात हमें मिलती है कि जो सोहन है और जो रमेश है वो राम से ज्यादा धनी है। ठीक है, लेकिन रमेश और सोहन में कौन ज्यादा धनी ये पता नहीं है, लेकिन ये पता लग चुका है कि सोहन और रमेश जो है राम से ज्यादा धनी है। अब आते हैं श्याम के बारे में। तो श्याम के बारे में क्या बोलता है, रमेश की तुलना में श्याम रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, रमेश की तुलना में अधिक गरीब। क्यों क्यों बात सही है, क्योंकि राम जो है रमेश से ज्यादा अमीर है। ठीक है, ज्यादा अमीर है, और राम जो है श्याम से ज्यादा अमीर है। इसका मतलब कॉमन सी बात है, जो रमेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्याम से अधिक अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रमेश जब राम से है तो श्याम से होगा ही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो एरर से आया है दोस्तों, सॉरी क्लॉक एरर से। तो ये क्लॉक से आया हुआ है रीजनिंग में क्वेश्चन। क्लॉक एरर पे क्या बोलता है कि एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे 12 बजे दोपहर सही समय पर रखा गया, तो 4 बजे प्रातः कितना समय बताएगी। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, एक घड़ी जो है एक दिन में, तो हम जानते हैं वो एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो कहने का मतलब क्या है, 24 घंटे में हमारी जो घड़ी है वो हो रही है 15 मिनट तेज हो रही है। तेज होने का मतलब कि आगे है। ठीक है, आगे का टाइम दिखाती है। तो एक घंटे में कितना दिखाती होगी, एक घंटे में कितना आगे हो जाएगा हमारी घड़ी, तो देखते हैं बेटा एक घंटे में कितना आगे होगी ये करना है हमको। तो 1 आवर में ये हो जाएगी 15/24, 15/24 24 मिनट आगे हो जाएगी। अब यहाँ देखो दोस्तों, इससे मिलाया गया कब, 12 बजे दोपहर में, मतलब 12 PM पे इसको मिलाया गया, और अब हमें बताना टाइम कब का, 4 बजे का, 4 AM का टाइम बताना है। तो हम जानते हैं 12 घंटे बाद, जैसे 12 घंटे बीतेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, हमें 4 AM पे जाना है। ठीक है, 12 के बाद क्या आएगा प्रातः मिलाएगा ना दोपहर में, तो 12 बजे के बाद शाम के फिर 6 बजेंगे, फिर रात के 12 बजेंगे। तो रात के 12 पे आने के लिए कितना, 12 घंटे की यात्रा करनी पड़ेगी, है ना। रात के 12 बजे पे आने के लिए 12 PM, रात के 12 बजे आने पे 12 घंटे बीत जाएंगे, और 12 से हम जब 1 की 2 3 4 तक पहुंचेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, मतलब टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 16 घंटे। तो 16 घंटे में हमारी घड़ी कितनी तेज हो जाती है ये देखना है हमें। मतलब दिन में 12 बजे इसको मिलाया गया है ना, सुबह के 4 AM पे हमें पहुंचना है। तो सुबह के 4 AM पे हम जब जाते हैं तो कितना, 12 घंटे बाद फिर से 12 PM बजेगा, और फिर 4 बजे पे आना है तो 4 घंटे और, तो कुल मिला कितने घंटे, 16 घंटे। तो देखो एक घंटे में ये तेज हो रही है 15/24, तो 16 घंटे में कितनी तेज होगी, 16 गुना गया 15/24, तो 4 से काटे 4 चौको 16, और 4 छक्का 24, 2 से काटने 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटे 3 पंजे 15, और 5 दूनी 10 मिनट।
कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 16 घंटे में हमारी घड़ी जो है 10 मिनट तेज होगी। कितने मिनट तेज होगी? 10 मिनट, मतलब 10 मिनट का ज़्यादा समय दिखाएगी हमें, ठीक है। 10 मिनट आगे रहेगी घड़ी। तो यहाँ देखो 4 बजे, अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो इस खराब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा? देखो भाई क्या कहते हैं, 4 बजे इसको हमने टाइम देखना है, तो 4 बजे जब पहुंचेंगे तो कितना घंटे हो रहे हैं? 16 घंटे। तो 16 घंटे मतलब 10 मिनट की आगे होगी। तो 4 बजे जब बज रहे हैं घड़ी में, तो इसमें क्या होगा? 10 मिनट आगे का समय दिखाएगी। तो 10 मिनट में 4:10 पे आ जाएंगे हम लोग। किस पे आ जाएंगे? 4:10 पे। तो ये सुबह का 4:10 का समय हमको दिखाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? देखो दोस्तों, एक दिन में तो 24 घंटे में ये जा रहा है कितना? 15 मिनट। तो एक घंटे में कितना समय आगे दिखाएगा? 15/24 दिखा रहा है। अब देखो 12 बजे इसको मिलाया गया, 12 PM इसको मिलाया गया। अब हमने जाना है सुबह के 4 बजे पे, 4 AM पे आना है। तो ठीक है, 12 से 12 जब जाएंगे तो रात के फिर क्या 12 PM बजेंगे, 12 PM होंगे, ठीक है। तो 12 से 12 बज जाएंगे तो 12 घंटे हो रहे हैं। और फिर 12 से हम 4 AM पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 घंटे। तो 12 और 4 16 घंटे। तो हमें कुल देखना है कि 16 घंटे में कितना तेज हो गई है ना? तेज हो रही है ना घड़ी, यहाँ पे देखो तेज हो रही है। तो एक घंटे में 15/24, तो 16 घंटे में कितना हो जाएगा? 16 गुना 15/24, तो काटेंगे, ये आ जाएगा 10 मिनट। मतलब जब रियल घड़ी में मानो बात 2 बज रहा होगा तो इस घड़ी में 2:10 हो रहा होगा। अब क्योंकि ये 4 बज रहा है रियल घड़ी में, तो इस घड़ी में कितना बजे? 10 मिनट आगे का समय दिखाएगी। तो 4:10 का समय दिखाएगी, कब का? सुबह का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा विकल्प निम्नांकित उत्तर होगा, निम्नांकित का उत्तर होगा यदि 2 = 5 है, 4 = 18 है, 6 = 39 है, 8 = 68 है, तो 10 बराबर क्या होगा? देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बनाना है 5 कैसे बना है? तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करता हूँ प्लस 1 करता हूँ तो कितना मिलता है? 5 मिलता है। इसी तरह से 4 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँ प्लस 1 करूँ 2 करूँ तो कितना हो रहा है? मतलब यहाँ पे बना दोनों, 2 गुना 2 प्लस 1 बराबर 5 आ रहा है ना। इसी तरह से ये वाला देखो, 4 गुना 4 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है? 18। 4 चौको 16 और 2 18। इसी तरह से ये 6 है, तो 6 गुना 6 प्लस 3, 6 जगह 36, 3 39 होना चाहिए, तो 39 है वहाँ पे। अब आगे हम 8 पे, तो देखो 8 गुना 8 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 4 68 68 आ रहा है। अब आगे हम 10 पे, तो करना क्या है? 10 गुना 10 प्लस 5। ये देखो ये क्रम चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 चल रहा है, और यहाँ पे सेम नंबर का स्क्वायर कर देना। मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको बोल सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 2, इसको बोल सकते हैं आप 6 का स्क्वायर प्लस 3, इसको बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5 100, ये हो जाएगा आपका कितना? 105। 10 आएंगे 100 हो जाएगा और प्लस 5 105। तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो तो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार, ठीक है। अगला देखो अगली एक सीरीज आई हुई है, बोलता है 4 12 6 18 9 और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाली संख्या कैसे हम बना सकते हैं। अगर मैं 4 में मैं 3 का गुणा करता हूँ तो 4 3 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब मुझे 6 बनाना है, अगर मैं 6 का आधा करता हूँ, सॉरी 12 का आधा करता हूँ तो 6 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से देखो मैं 6 में 3 का गुणा करता हूँ, 6 3 18, और इसका मैं हाफ करता हूँ तो 9 हो रहा है। मतलब ये पैटर्न क्या हो रहा है? तिगुना करना है और हाफ करना है, तिगुना करना है और हाफ करना है ना, 3 टाइम्स एंड हाफ कर देना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 3 टाइम्स 9 3 27 हो जाएगा, ये वाली 27 आ जाएगी, है ना। ये वाली आपकी 27 आ जाएगी। अब 27 का हाफ करना पड़ेगा, 27 13 26 13.5 आ जाएगा। तो मतलब एक नंबर होगा अपना 27 और दूसरा होगा 13.5। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों कैलेंडर से आया हुआ है, तो बोलता है मोहन जो है 29 फरवरी 1960 को 29 फेब 1960 को अपना बर्थडे मनाता है, अपना बर्थडे मनाता है, मतलब इस दिन में पैदा हुआ, ठीक है। अब हमने बताना है फेब 1976
तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा। देखो भाई, ये है 29 दिन जो आते हैं किसी फरवरी में, कब आते हैं, जब लीप ईयर होता है। जब क्या होता है, लीप ईयर जब होता है तो लीप वर्ष जो होता है हमारा 29 फरवरी को जाता है। ठीक है, तो फरवरी उसमें कब जाता है, 29 को जाती है। तो अब देखो ये 29 फरवरी को जन्मदिन हो रहा है, तो प्रत्येक 4 साल बाद ये बर्थडे मनाएगा। तो क्योंकि ये 60 क्या है, लीप ईयर से 4 से कटता है ना, इसलिए लीप ईयर से, तो ठीक 4 साल बाद क्या हो जाए, 1964 को ये बर्थडे मनाएगा। फिर यहाँ से 4 साल बाद 1968 को फिर से बर्थडे मनाएगा। फिर से आगे देखेंगे तो 1972 को फिर से अपना बर्थडे मनाएगा, है ना, क्योंकि लीप ईयर है ना, लीप ईयर में आता है ये। और फिर से 1976 को अपना बर्थडे मनाएगा। तो देखो कितने बर्थडे मना लिए इसने, यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। क्यों आती है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 29 फरवरी 1976 तक ये अपने 4 बर्थडे मना चुका होगा, है ना। अगला देखते हैं। देखो ब्लड रिलेशंस आया हुआ है और ये प्रश्न है कि गौरव से परिचय कराते हुए स्त्री ने कहा, गौरव से परिचय कराते हुए स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। गौरव का स्त्री से क्या संबंध है। स्त्री गौरव के लिए कह रही है, ये लिख दिया हमने गौरव, और यहाँ पे स्त्री लिख दी। ठीक है, अब बोलती है, स्त्री बोलती है इसके ससुर। अब इसके ससुर कौन है, जो इस गौरव की पत्नी होगी, और इसके पत्नी का कोई पिता होगा, तो कौन हो जाएगा, वो गौरव का ससुर हो जाएगा, है ना। तो इसके ससुर के पिता, अब इसके ससुर के पिता मतलब ये वाला पिता इधर आ जाएगा, पिता मेरे ससुर हैं। अब ये गौरव के ससुर का पिता इस स्त्री का ससुर कैसे होगा, जब ये इसके ससुर की पत्नी होगी। कौन होगी, पत्नी होगी। कौन होगी, ये स्त्री। ठीक है, तभी तो बनेगी। अब क्या बोल रही स्त्री, बोल रही कि गौरव के ससुर के जो पिता हैं वो मेरे ससुर हैं। तो इसके ससुर होने का मतलब क्या है, ये जो स्त्री है इसकी सासू है ना, स्त्री क्या है, इसकी सास है। ठीक है, तो अब बताना है कि गौरव का स्त्री से क्या संबंध है। मतलब स्त्री इस पुरुष को, इस गौरव को क्या बोलती है, स्त्री इसको क्या बोलती है, दामाद बोलेगी। क्या बोलेगी, दामाद, क्योंकि बेटी का ये पति है। तो पुत्री के पति को हम क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आकृति वाला। इसमें दिया गया, नीचे दिए गए चित्रों से 4 उत्तर चित्रों में कौन सा समान रूप से संबंधित है। अगर हम इस चित्र में देखें दोस्तों, इस चित्र में देखें तो यहाँ पे क्या है, पूरा जो सर्कल है इसका 1/4 पार्ट, देखो 1/4 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट क्या फिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे भी 1/4 पार्ट फिल हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें इसको तो ये पूरे 1 2 3 4 भागों में तो है, लेकिन 4 बराबर भागों में नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 4 भागों में तो है, लेकिन ये पूरा 1/4 नहीं है, ये भी पूरा 1/4 नहीं है एग्जैक्टली। तो ये देखो जितनी लाइनें हैं, जितनी लंबी लाइन है उतनी ये पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बीच में देखो लंबा है, यहाँ पे त्रिकोण जैसा हो रहा है, तो ये पूरा पार्ट जो है सेम नहीं हो पा रहा है। इसलिए 1/4 पार्ट कौन फिलअप हो रहा है, किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, डी में। तो डी में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है दोस्तों। ये देखो दिशा से आ गया दोस्तों, दिशा बोध से। दिशा बोध प्रवक्ता स्क्रीनिंग के पेपर में एक सिलेबस है दोस्तों, दिशा बोध, तो वहाँ से आया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ दोस्तों आज्ञा पालन करना होता है। सीधा मैं क्या बोलूँ, आज्ञा पालन करें बस, वो चैप्टर आपका सॉल्व हो जाता है। तो आज्ञा पालन करने का जैसे जैसे बोला जाता है वैसे आपने करना है। तो बोलता है आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर, माना आकाश यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से दक्षिण इधर जाएगा तो दक्षिण हो जाएगा। तो 4 दिशाएं होती है हमारी, ये वाली, ये हो जाती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है दक्षिण, और ये होता है उत्तर। ये 4 दिशाएं हैं। अब गौरव क्या है, दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण कहाँ है, नीचे पड़ेगा। दक्षिण कितना जा रहा है, 16 जा रहा है। तो ये हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया, 16 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक चल गया। अब 16 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब जब नीचे जा रहा है तो बाएं कहाँ होगा, इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा। ठीक है, इस तरफ मतलब पूर्व की तरफ होगा। और कितना जाता है, 5 जाता है। मान लेते ये 5 है हमारा, ये कितना है, 5 है।
इसके बाद उत्तर की ओर, अब उत्तर का ऊपर की ओर है, 7 मीटर जाता है। कितना जाता है? 7 मीटर। तो ये मान लेते हैं ये चला यहाँ पर, ये कितना हो गया? 7 हो चुका है। और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है 12 जाता है। दाएं मुड़ता दाएं कहाँ? इधर को हो जाएगा 12, तो ये चला दाएं मुड़ लिया, ये कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं कहाँ हो जाएगा? ऊपर को। और कितना जा रहा है? 9 जा रहा है। तो बाएं जा रहा है तो 9 जा रहा है। देखो अब ये चीज़ देखना आपने, यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 16 है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेके ये कितना है? 7 है। तो ऊपर कितना बचा? देख रहे आप, यहाँ से यहाँ तक ये 16 है ना। ये वाला पार्ट 7 है, तो ये कितना बच गया? 9 पार्ट, 9 बच गया। अब ये 9 ही जा रहा है ऊपर, 9 जा रहा है। ये कितना जा रहा है? 9। तो ठीक इसकी सीध में ऊपर बना लेते हैं, ठीक इसकी सीध में पहुंचेगा ये व्यक्ति यहाँ पर। ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है कि इसके शुरू के स्थान से चलने, उसके शुरू से चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है अभी। अभी देखो यहाँ पर, अगर हम देखें इसको, यहाँ से देखो, ये देखो, ये मिला दिया हमने ऐसे। देखो ये 12 है तो ये भी कितना है? 12 है। तो 12 और 5 कितना? 17। ये वाला 17 हो गया दूरी। तो जब ये 17 है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 मीटर हो जाएगा ये वाला यहाँ से। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 17। 17 कौन सा हो जाएगा? बी, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 17 क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखो, चित्र से बोला है कि त्रिभुजों की गिनती कीजिए, कितने ट्रायंगल हैं किसमें। तो जब इस तरह का फिगर होता है दोस्तों, ये ऐसा वाला, तो आपने ध्यान रखना है, इसमें रहते हैं 8 फिगर, इसमें बनते हैं 8 त्रिभुज। कितने बनते हैं इसमें? 8। आप सबसे पहले देखो 8 त्रिभुज इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है। तो 8 चौको कितना हो गया? 32 त्रिभुज पूरे पूरे हमको दिख गए। प्लस अभी और भी हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, देखो 2 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे, 2 इस पॉइंट पे बनेंगे और 2 इस पॉइंट पे। कैसे बनेंगे? देखो ये एक त्रिभुज, ये और ये 2 त्रिभुज। ठीक है, 2 हो गया। अब फिर अब इस पे भी बनेंगे भाई 2, यहाँ से लेके देखो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 त्रिभुज। ये देखो ये पूरा बन रहा है ना, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे भी वैसे बनेगा, यहाँ से गए यहाँ, ये वाला एक त्रिभुज ये हो गया, और यहाँ से आया हम यहाँ पे ये 2 ये हो गया। तो 2 2 4 और 2 6, और 6 और हो गए। तो कितना हो गया? 38 ट्रायंगल्स। कितना हो गया? है ना, समझ रहे आप लोग? 2 यहाँ से यहाँ तक, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, और फिर ये, है ना, ऐसे कर। तो रुक जाओ, है ना। तो कितना हो जाएगी? 2 2 4 और 2 6, तो 32 और 6 38। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। समझ गए आप लोग? 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। तो ये आपके सम्मुख एकदम 2 यहाँ पर बनेंगे, 2 यहाँ पर बनेंगे और 2 यहाँ पर बनेंगे। तो 2 2 4 2 6, तो प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। माना बात एक फिगर और यहाँ ऐड करता है, ऐसा ऐड करता, तब बोलता कितना हो जाएगा। तो फिर 2 यहाँ पे बनते भाइयों और 8 यहाँ पे बनते। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो 8 8 1 2 3 4 5, 8 5 40 हो गया था, प्लस 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाता? 48 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन बोलता है कि प्रश्न चिन्ह द्वारा चिन्हित खाली स्थान की पूर्ति हेतु सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर देखो APOC दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है, फिर ITSK। इसको अगर हम इसको यहाँ से देखें, ये कितने अक्षर गैप दिखा रहा है। तो यहाँ देखेंगे I से चलेंगे, I J K L M, 1 2 3 4 अक्षर दिखा रहा है ना। +4 हम आगे बढ़े तो यहाँ पे जाएगा। इसी तरह से हम I से चलते हैं, और सॉरी T से चलते हैं, किस पे? V पे चलते हैं। तो कितना अक्षर गैप? ST U, देखो 4 अक्षर था, U भी 2 अक्षर का है, ये +2 है, +2 आगे जा रहा है। फिर अगर हम S से चलें, S से U पे जाएं अगर, तो कितना हो रहा है? S T U भी 3 जा रहा है। कितना जा रहा है? U देखो कितना जा रहा है? S T U पे जा रहा है,
2 जा रहा है, फिर से कितना जा रहा है, 2 का गैप आ रहा है। फिर यहाँ से देखो इसमें कितना जा रहा है, जे के एल एम एन, 3 जा रहा है। कितना अक्षर का जा रहा है, 3 अक्षर जा रहा है। अब देखते हैं ऐसा कोई मिल रहा है जो इसी क्रम में जाए, 4 2 2 3, मतलब 4 2 2 और 3 अक्षरों का इस तरह गैप कहीं मिल रहा होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ए से चलते हैं। 4 अक्षर, चौथा अक्षर जो दिखेगा ए बी सी डी ई, ये मिल गया ई, और कहीं है ए, क्या है, ई है ना। अब मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब ये तो ये होगा आंसर, ये तो ये होगा। अब हमें एक ही अक्षर ढूंढना है दोस्तों और हमारा आंसर मिल जाएगा। अब पी से देखना +2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, +2। तो पी क्यू आर मिल गया दूसरा अक्षर। यहाँ आर है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं, बिल्कुल आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला। पूरा आंसर आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। ये दोस्तों गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। इसमें बहुत ही इजीली आप इसको हल कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ बोला गया भाग का चिन्ह जो है माइनस में बदलना आपने, ठीक है, और जोड़ का चिन्ह आपने भाग में डिवाइड चेंज कर देना है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह जो होगा जब आप देखोगे तो उसको प्लस बना देना है, और जब घटाने का चिन्ह देखोगे, माइनस का चिन्ह देखोगे तो आप उसको मल्टीप्लाई का चिन्ह बना देना। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सांकेतिक भाषा में। तो जब भाग का सिंबल होगा तो आपने इसको दिखाना है किससे, इसको दिखाना आपने माइनस से। ठीक है, जब जोड़ का चिन्ह रहेगा, जब प्लस का सिंबल रहेगा तो इसको आपने दिखाना है किससे, डिवाइड से, इसको डिवाइड से दिखाना है। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो इसको आपने दिखाना किससे, इसको दिखाना आपने प्लस से, ये दिखा हुआ यहाँ पे ना। और जब माइनस का सिंबल होगा, जब माइनस होगा तो इसको दिखाना आपने किससे, मल्टीप्लाई से। किससे दिखाना है, मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो ये आपका कोडिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या एग्जैक्टली नंबर है, मतलब कोई पॉइंट में नहीं है, तो हमेशा फिर जब इस तरह के प्रश्न होता, अगर पॉइंट में होता तो अलग बात हो गई थी, पॉइंट में तो है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना कि जो माइनस में, सॉरी, जो डिवाइड में है, डिवाइड किसको कहा गया है, तो डिवाइड कहा गया जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे आपने डिवाइड का सिंबल लगा देना है। तो जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप, तो ये 6 से एकदम कट जाएगा 36, तो कोई पॉइंट वाला आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप प्लस की जगह डिवाइड का सिंबल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में कटेगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में यहाँ तो आंसर हमें चाहिए नहीं, तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये वाला तो कट गया, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ए हो सकता है। अब सी में देखते हैं, सी देखो यहाँ पे प्लस का ये डिवाइड बन जाएगा, तो ये हो सकता है, तो मतलब इसको भी आपने चेक करना है। और यहाँ भी वैसे ही है प्लस का सिंबल, तो इसको भी आपने चेक करना है। तो जी देखो, पहले ए को चेक करते हैं, तो प्लस का भाग हो गया, माइनस का देखो, माइनस का देखो, माइनस का क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है कि, तो माइनस होगा तो मल्टीप्लाई कर देना है, और जब भाग गुणा होगा तो उसको प्लस कर देना है, और जब भाग होगा तो उसको माइनस कर देना है। अब इसको सॉल्व करो जरा। तो यहाँ देखिए, 6 से डिवाइड किया तो 6 छक्का 36, 6 बचा, और फिर 6 3 18 हो गया, है ना। 18 प्लस 5 में से 3 का 2 बचा, 18 प्लस 2 20, तो 20 तो यही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब देखो, अब इन दोनों में होने की संभावना है। यहाँ देखो, ये भाग का सिंबल क्या किस में चेंज हो रहा है, माइनस में चेंज हो रहा है ना। प्लस का सिंबल डिवाइड में चेंज हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई को आपने प्लस बना देना है, कि मल्टीप्लाई आपको क्या बनाना है, प्लस बनाना है, और जब माइनस रहेगा तो उसको आपने बनाना है गुना, सिंपल मल्टीप्लाई बना देना है। ठीक है, अब तो इसको हम डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। अब 36 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 34 बच जाएगा, और 5 दिया ये 15 हो जाएगा, प्लस ये 15 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। तो 49 तो यही नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा है आपका, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, तो अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, डी। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर नहीं भी करोगे तब भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो अगर हम करें इसको तो देख लेते हैं, 36 यहीं पे कर लेते हैं। माइनस को क्या बोलना है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जब होगा तो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको करना आपने प्लस कर देना है, जब डिवाइड होगा तो इसको माइनस कर देना, इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना बचेगा, 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 बचा, है ना। 3 दूनी 6 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई कर 36 करना है, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर प्लस 5 में से देखो माइनस है ना, ये 5 में से 3 कितना बचा, 2 बचा, तो ये 72 प्लस 2 74
74 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा आंसर 74। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है कि ए और सी इसमें दोस्तों ए और सी आपके अभिनय कला और खेलकूद में अच्छे हैं। डी और ए आपके खेलकूद और पढ़ाई में अच्छे हैं। ठीक है, और सी और बी आपके सामान्य ज्ञान और अभिनय कला में अच्छे हैं। डी बी और ई आपके पढ़ाई सामान्य ज्ञान में अच्छे हैं। और ई तथा डी पढ़ाई और सामाजिक कार्य में अच्छे हैं। तो आपने बताना है, ये कॉमन होना चाहिए, मतलब जो पढ़ाई में अच्छा हो, सामान्य ज्ञान में अच्छा हो। ठीक है, सामान्य ज्ञान में अच्छा हो, साथ ही साथ आपका खेलकूद और सामाजिक कार्य में अच्छा हो। ठीक है, इन चारों में जो अच्छा होगा वही आपका इनमें से आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ऑप्शन से कर लो भाई डी, क्या इन सब में है क्या, डी पढ़ाई में भी है क्या, या फिर सी को देखो, अगर ये नहीं तो ये देखो, या फिर आप टेबल बना लो कि ए किस किस कार्य में अच्छा है, बी किस किस कार्य में, सी किस किस कार्य में और डी किस किस कार्य में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पढ़ाई में कौन कौन अच्छा है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं डी का, डी का क्या हिसाब है। तो डी को देखें अगर हम, डी ये है, तो डी देखो पढ़ाई में अच्छा है, ये मिल गया हमें, पढ़ाई में अच्छा है। क्या डी सामान्य ज्ञान में अच्छा है, डी जो है खेलकूद में अच्छा है। और डी का यहाँ पे देखो सामान्य ज्ञान, इस वाले में देखो सामान्य ज्ञान में अच्छा है, तो इसमें भी अच्छा है। खेलकूद में अच्छा है क्या डी, देखो पहले उसमें देखो डी क्या खेलकूद में अच्छा है, तो ये खेलकूद में मिल गया हमको। सामाजिक कार्य देखो जरा, सामाजिक कार्य है क्या डी का, सामान्य ज्ञान है। और डी पढ़ाई, ई और डी पढ़ाई और सामाजिक कार्य में भी अच्छे हैं। तो ये देखो डी देखो सब में अच्छा है, तो इस आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अलग से टेबल बनाओ, ए किस किस में अच्छा है, बी किस किस में अच्छा है, सी किस किस में, तो उसमें देखो कि ये पढ़ाई, सामान्य ज्ञान और खेलकूद और ये सामाजिक कार्य किस में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, देखो 13 क्वेश्चन है दोस्तों, लुप्त श्रेणी पे आधारित प्रश्न है ना, लुप्त वर्णों का उचित क्रम देखना हमने। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है दोस्तों, जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, इसको भरना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब इस तरह के प्रश्नों को हल करना है तो पहले इन सभी को गिन लेना कि कितने टोटल वर्ण हैं, ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हैं दोस्तों हमारे पास 12। अब आपने इसकी ग्रुपिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग। ग्रुपिंग मतलब जैसे हम 3 के 4 ग्रुप बना सकते हैं इसका, और 4 वर्ण के 3 ग्रुप बना, 4 3 12 3 4 12 है ना, तो यही ग्रुप बन सकता है। और कोई या 6 के 2 ग्रुप ऐसे बड़ा नहीं हो सकता, मतलब इस तरह की ग्रुपिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 के ग्रुप बनाते, तो देखो क्या होता है, तो देखो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 ये ऐसा हो गया। ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे ऐसा हो गया, और 1 2 3 ऐसा हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ए भी आ रहा है, अब मैं यहाँ पे बी भरूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर देखो, अगर हम इसको देखते तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ देखो ए हो गया, तो यहाँ देखो ए बी है, यहाँ ए है, तो ये वाली ग्रुपिंग होनी संभव नहीं हो रही है, मतलब उस तरह का डिज़ाइन नहीं बन पा रहा है जैसा होना चाहिए। अब देखते हैं 4 ग्रुपिंग में क्या होता है। 4 ग्रुपिंग करते हैं, अगर हम इसको 4 के ग्रुप में बांटते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, और 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखो ए बी, पहले देखो सबसे ज़्यादा वर्ण यहाँ पे है, ए बी बी, ये देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, एक बी और चाहिए हमको यहाँ पे, तो ए बी बन गया क्या। अब देखो किसी ऑप्शन में बी है क्या, देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, स्टार्टिंग में इसमें भी नहीं है बी, मतलब ये भरेंगे ना ये क्रम वाइज, तो बी आ गया। अब हम यहाँ पे ए भर, बी भर दिया, ए भरते यहाँ पे ए भर दिया, तो ए बी ए हो गया। अब देखो ए बी यहाँ है, फिर यहाँ पे ए भरा, यहाँ क्या भरा, ए भरा, ये वाला ए भर दिया, और यहाँ पे हमने फिर से बी भर दिया। अब देखो क्रम आपको मिल गया होगा, ए बी बी ए बी ए। देखो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इनकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तभी जाके प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, न्याय निगमन सिलोजिज्म पे आया हुआ क्वेश्चन है, सिलोग्स। ठीक है, सिलोजिज्म पे ये चैप्टर है, और जिसमें जिसे हम न्याय निगमन बोलते हैं, बहुत ईजी होता है ये बोलता है कि कुछ वृत्त क्या है, ये मान लेते हैं
एक मिनट है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको। क्या कहता है, कुछ वृत्त क्या है आपके, पहला कथन क्या बोलता है, कुछ वृत्त आपके चित्र हैं। कुछ वृत्त, ये कुछ हो गया, वृत्त कौन है, चित्र है, यहाँ लिख देता हूँ। ये आपके वृत्त और ये क्या आपके चित्र, ये क्या हो गया, चित्र हो गया, ठीक है। अब कुछ वृत्त बोलता चित्र है, आगे बोलता कुछ वृत्त वर्ग हैं, यही वृत्त कुछ क्या है, वर्ग हैं, ऐसा बना दिया हमने इसको, यहाँ से ऐसा खींचा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये हमने वैन आरेख बना दिया इसका। अब क्या बोलता है कि कौन उपयुक्त दो कथनों को तार्किक रूप से संगत सही निष्कर्ष कौन सा होगा, इनमें से कौन सा है। अब यहाँ देखो, ये वाला पार्ट दोनों की जगह कॉमन, यहाँ ये वाला इनके बीच में कॉमन है। क्या बोलता है, कुछ वृत्त चित्र हैं, कुछ चित्र वृत्त हैं। देखो कुछ चित्र वृत्त है ना, कुछ जब कुछ वृत्त चित्र हैं तो कुछ चित्र क्या होंगे, वृत्त होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अब क्या बोलता है, कुछ वृत्त न तो चित्र हैं ना ही वर्ग हैं। बोलता कुछ वृत्त न तो चित्र हैं ना ही वर्ग हैं, ऐसी बात हुई ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी दोस्तों, जो हमारे पास जब कथन और निष्कर्ष की बात चलती है ना, कथन और निष्कर्ष जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपने ध्यान रखना है, जब दो प्रकार के कथन होते हैं, कितने प्रकार के कथन होते हैं, दो प्रकार के। बाकी देखो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा ना, तो ये हमारा सही आ चुका है, ठीक है, ये भी गलत होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो देखो जब हम कथन की बात करते हैं तो कथन दो प्रकार से हम डिनोट करते हैं। एक में आपकी सकारात्मक बात हो सकती है, उसे हम धनात्मक कथन कह सकते हैं, सकारात्मक कथन। दूसरा होता है नकारात्मक कथन। इन चीज़ों को आपने पहले ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी दोस्तों कथन दिए गए हों आपके पास, सबसे पहले कथन जब दिए गए हों उनमें आपने ये चेक करना है कि कथन भाई दोनों के दोनों सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ वृत्त चित्र हैं मतलब हाँ, मतलब मना नहीं कर रहे हैं। जब कोई कथन मना करता है कि नहीं का शब्द का यूज करता है या मना का यूज करता है तो उसको हम नकारात्मक बोलते हैं, और जब उसमें नहीं या ना नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ कुछ वृत्त चित्र हैं कि अब अगर मैं इसको बोलता कुछ वृत्त चित्र नहीं है, तब ये नकारात्मक बन जाता है, निगेटिव वाला बन जाता है। तो ये देखो दोनों क्या है, सकारात्मक, दोनों क्या है, सकारात्मक है। जब भी दोनों स्टेटमेंट सकारात्मक होते हैं, मतलब या फिर दिए गए स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो उन पर जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे हमारे, वो हमेशा क्या होंगे, सकारात्मक ही होंगे। क्या होंगे, सकारात्मक ही होंगे, बशर्ते दोस्तों उसमें आपका आइदर और की कंडीशन की बात होगी तो वो अलग बात हो जाती है, और पॉसिबिलिटी का केस आ जाता है तो वहाँ पे ये अलग काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी को केस ही नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो सीधा संबंध निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, निगेटिव नहीं निकलेगा। अब पॉजिटिव कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि दोस्तों जो भी स्टेटमेंट बोल देगा इसके ऊपर निष्कर्ष जितना भी बोल देगा सब सही होगा, लेकिन उसके नियम आगे और भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सकारात्मक कथन है तो सकारात्मक ही निष्कर्ष इस पे आधारित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वैन आरेख से आया हुआ है, किससे आया हुआ है, वैन आरेख से आया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है एक परीक्षा में अंग्रेजी हिंदी और गणित में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को नीचे एक वैन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। बोलता है ये मेन प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कम से कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों कम से कम का क्या मतलब होता है, कम से कम का मतलब, जैसे मैं बोलूँ कम से कम मेरी क्लास में 10 बच्चों का होना जरूरी है, कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैंने लिमिट बता दी कि 10 से कम होंगे तो मैं क्लास नहीं लूँगा। 10 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ क्या हो, कम से कम 2 विषयों में, मतलब 2 से कम विषय में फेल होना ही नहीं है, 2 से ज़्यादा विषय होंगे उन्हीं को आपने काउंट करना है, ठीक है। अगर ये बोलता कि अधिक से अधिक दो बोलता तो मतलब क्या हो जाता है, इसमें ये मैक्सिमम लिमिट दे दी है, मैक्सिमम बता दिया है, मिनिमम 1 भी हो सकता है बच्चा, और 0 भी हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कम से कम का मतलब क्या, 2 विषयों में। तो यहाँ देखो एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या, दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो वो कौन है, 10 है, पहली बात। दूसरा क्या है, एक ये 12, देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब दोनों विषयों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो ये 12 हो गया, एक 12 हो गया, फिर प्लस एक 12 भी वैसी हो जाएगी, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है, तो 12 ये वाला भी हो जाएगा, प्लस अब इसने क्या बोला,
कम से कम 2, तो मतलब मैक्सिमम 3 में भी होगा तो चलेगा। देखो 5 क्या है, तीनों में फेल है ना, तो ये फिर ये 5 भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 34 और 5 39, 39। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी डी नहीं, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 2014 में आए रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, जो 2014 के जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था, जो 15 में पेपर हुआ था, लेकिन इसके फॉर्म 14 में निकले थे, तो उसमें रीजनिंग के ये 15 क्वेश्चन आए हुए थे। इसकी मैंने टेस्ट सीरीज आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना वो मैंने बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इसका वीडियो नंबर 1 में मैंने मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे, 10 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। कितने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसका भी मैंने वीडियो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको भी देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो मैं आपको वो आप तक पहुँच जाए वो लिंक। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पर रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों।